अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी शकील चौधरी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me. सर, आज 2-3 चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की एक तरफ तो इकोनॉमी की हालत आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही कई तरह की बातें की जा रही हैं, जिसमें ये भी है कि यूएस एड जो है वो भी पाकिस्तान की बंद कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये भी कहा गया कि वर्ल्ड बैंक जो है वो $20 बिलियन देगा 10 साल में। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं? पाकिस्तान में ख़ासतौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो तो बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और अब जनाब इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है और इंसाफ का बोलबाला होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अमेरिका को ब्लेम करते थे कि उन्होंने मेरा तख्ता उल्टा, और अब उसी अमेरिका से उम्मीदें हैं पीटीआई की। तो वो वैसे तो यूएसएआईडी जो है उसका डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरऑल ही कहा है कि ये तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो तो पूरी दुनिया में ही वो चाहेंगे कि इमदाद बंद कर दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा, इसलिए कि वो तो अप्रोप्रिएशन जो है सेनेट से ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। जो अप्रूव हो चुकी हैं रकमें वो तो उनको देनी ही पड़ेंगी। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर पाकिस्तान कब तक इसी तरीके से जो है लोन्स के ऊपर चलेगा आपके ख्याल से? इसलिए कि अभी इन्होंने सऊदी अरब का वापस करना था 3 बिलियन, वो भी वापस नहीं किया गया। यूएई का था 2 बिलियन, वो भी इन्होंने किसी तरीके से दोबारा से रोक लिया है। चाइना के साथ भी वही मसले चल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई इकोनॉमी के ऊपर काम कर नहीं पा रही है, या इनको आता ही नहीं? जी, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने जब बात की थी कि जी हम अब जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। वो नहीं हो रहा। लफाजी हम कर लेते हैं कि जी हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लेते नहीं है उसका। तो वरना वो आज तक नजर आ रहा होता। हमारी लफाजी, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का डिस्कोर्स है वही है जो आज से 10 साल पहले था या 15 साल पहले था। कोई उसमें चेंज हमें तो नजर नहीं आती। तो वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इन्होंने कोई चेंज किया है, कोई अपना पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। वो पैराडाइम शिफ्ट तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, इन्वेस्टर्स की बहुत बात करते हैं। ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टर्स आएंगे, डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे। अभी रिसेंटली अमेरिका से भी कुछ लोग आए थे, तो बताया गया कि जी इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन यहाँ की जो सिक्योरिटी की हालत है, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक चल रहे हैं। केपीके का हाल खराब है, बाकी जगह भी कराची वगैरह जो मेन सिटी है, बिजनेस सिटी, वहां पर भी कुछ अमन नहीं है। क्या कोई इन्वेस्टर्स आएंगे? क्या ये लाने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत ही मुश्किल लग रहा है जी कि इन हालात में कोई इन्वेस्टर आए, जबकि पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं तैयार इन्वेस्ट करने के लिए। उनके लिए बड़ी डिस्करेजिंग सिचुएशन है। तो बाहर से कौन आएगा? तो वो तो बहुत ही टॉल ऑर्डर है। अब उम्मीद एक और भी हो चली है कि जी चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत सारी फैक्ट्रियां, चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब हैवी टैरिफ लगाने लगे हैं चाइना के ऊपर, तो वो फैक्ट्रियां जो हैं दूसरे मुल्कों में जाएंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भाई कब वो कैसे होगा, कितना अरसा लगेगा उसमें, और पाकिस्तान को क्या इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है कि यहाँ पे आएंगे वो लोग। वो तो बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी वियतनाम जा रहे हैं। तो वो इंडिया क्यों नहीं जाएंगे, बाकी मुल्कों में क्यों नहीं जाएंगे, पाकिस्तान क्यों आएंगे? हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, क्या स्किल्ड लेबर है हमारे पास, एजुकेटेड वर्कफोर्स है हमारे पास। तो ये एडवांटेज है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू खुद चीनियों के लिए इतना बड़ा इशू है, तो बाकियों के लिए नहीं होगा। तो ये जब तक हम एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, अपनी सोच में बुनियादी तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। ये तो बस लिप सर्विस है जो हम पे करते रहते हैं, और झूठे ख्वाब हैं लोगों को लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के पीछे कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कुछ होगा। लेकिन सर, चाइना की आपने बात की। चाइना के वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हुए हैं और होते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है वो अपनी ही आर्मी को लाकर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं कि ताकि हिफाजत हो। क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को ये गवारा होगा, या सिक्योरिटी फोर्सेस को गवारा होगा कि चाइना वाले ये साबित कर देंगे हम तो उन्हें उनको हिफाजत देने के काबिल ही नहीं है, कि उन्हें खुद आना पड़े? चाइना की जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, उसमें अगर चाइना इस तरह की डिमांड करेगा तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इनकार करना। तो वो कहेंगे कि जनाब इतने इतने हमारे ऊपर अटैक्स हो चुके हैं, आप नहीं रोक सके उनको। या तो फिर वो ये कहे ना कि ये जो इश्यूज हैं, जैसे बलूचिस्तान का इशू है, एक पॉलिटिकल इशू है, उसको आप पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करें, उसको हल करें। और ये इसी तरह है जैसे ईस्ट पाकिस्तान में था।
आइए रहमान साहब ने एक दफ़ा कहा था जियो पे कि 71 में जब वो बहरान चल रहा था तो हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की लाहौर में कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। और वो कहते हैं जी कि पूरे शहर में 50 लोग भी ऐसे नहीं मिले थे जो उस पर साइन कर देते। यानी क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन इतना हॉस्टाइल था, क्रश इंडिया का बुखार था हर किसी को। तो लोग कह रहे थे कि जी बस अब क्रश करके रहना है हमने इंडिया को। तो ये जो इशू है, ये बंगाली तो ट्रेटर्स हैं, ये तो इंडिया के एजेंट हैं, तो इनसे हम क्यों बात करें, इनसे क्यों नेगोशिएट करें, इनसे इनको क्यों पावर दें। तो इस तरह के माहौल में फिर रैशनैलिटी तो पीछे रह जाती है। तो अब भी बलूचिस्तान का जो इशू है, कितने अरसे से ये सिमर कर रहा है, और इसको शुरू करने में जनरल ज़ियाउल हक का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह से उन्होंने असलम उसको अकबर बुख्ती को मारा, उससे ये सारा मसला पैदा हुआ। तो ही मिस हैंडल्ड इट एंड ही क्रिएटेड दिस ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। अब चाहे हम किसी को ब्लेम करते रहें कि जी बैनुल अक़वामी साजिश है, हर चीज़ को हम साजिश कह के तो एक्सप्लेन अवे करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी हम नहीं कभी भी एक्सेप्ट करते कि हमारे से भी कोई गलती हुई है, हमने भी कुछ जो है कुछ ना कुछ खराबी की है, तो ये मसला पैदा हुआ। तो उसकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता, तो हम एक्सटर्नलाइज करते हैं जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि जी ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है। हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सर इसका हल क्या है? अगर बंगला उसको सॉरी अगर हम बलूचिस्तान को देखें, उसका हल क्या है हमारे पास? हल बहुत सारे लोगों ने इसका हल तलाश करने की कोशिश की। मुशाहिद हुसैन ने कोशिश की, उससे पहले एक और कमेटी थी, फिर डॉक्टर मालिक जो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, जो बाहर गए हुए हैं बलोच लीडर्स, और बड़ी हद तक कामयाबी भी हो गई थी। लेकिन फिर जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको पैगाम दिया गया, जी आप छोड़ दें इसको, हम ही हैंडल कर लेंगे इसको। सो दे डिडंट वांट इट टू बी सॉल्व्ड पॉलिटिकली। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वरना इतना खून खराबा ना होता, और जो वो नाराज बलोच हैं वो बहुत सारे वापस आ चुके होते, शायद सारे ही वापस आ जाते। तो आपको एक सुलह जुई का, एक रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, और आज से 10 साल पहले करते, 15 साल पहले करते, बहुत आसान होता। तो अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम तारीख से कुछ सीखते नहीं हैं, ईस्ट पाकिस्तान से हमने कुछ नहीं सीखा, और वही गलतियां जो है हम अब दोहरा रहे हैं। सर 5 फरवरी आ रही है, एक बार फिर हम कश्मीर डे मनाएंगे और फिर दोबारा से हम ये बताने की कोशिश करेंगे लोगों को कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, वो भी वो कश्मीर जो भारत की तरफ है। हमारी साइड कश्मीर की हालत सभी जानते हैं कि वहां पर लोग, वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं मुसलसल, लोग जो है डिमांड्स कर रहे हैं। हम इस तरफ पहले क्यों तवज्जो नहीं देते? ये 5 फरवरी की मुझे समझ नहीं आई कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और कश्मीर से 5 फरवरी का ताल्लुक क्या है। तो ये काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनको पता नहीं कोई विम आई थी, क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी 5 फरवरी को ये सॉलिडारिटी डे मनाया जाए। तो अब पूरी कौम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है, और कभी उसका हम एनालिसिस नहीं करते कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। एयर मार्शल अफजल खान कहा करते थे कि हमें तो डबल काम करना चाहिए। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, हम छुट्टी करके बैठ जाते हैं, और जो कमज़ोर इकोनॉमी है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। तो पता नहीं 5 फरवरी कितने सालों से हम मना रहे हैं, और उसका क्या फ़ायदा हुआ है अब तक। सर वो तो पहले इमरान खान ने भी एक काम शुरू किया था ना, हर फ्राइडे को बाहर खड़े हो जाते थे, कभी ह्यूमन चेन बन रही है तो कभी धूप खा रहे हैं, लेकिन उससे हुआ तो कुछ नहीं। जो उन्होंने कहा था कि 370 वापस ले आएंगे, तो वो तो वापस नहीं आ सकी। लेकिन सारी दुनिया सर इस वक्त भारत के साथ बात कर रही है, चाहे वो इंडोनेशिया हो या कोई भी दूसरी कंट्री। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्यों बार बार हम उन्हीं चीजों को छिड़ते हैं जिसकी वजह से हम दोनों कंट्रीज के दरमियान में टेंशन है? जी, अभी मैं सुन रहा था, मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं, आप भी उनको जानती हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। तो जमात इस्लामी की एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस पे वो गए हुए थे, और वो जमात इस्लामी से ज़्यादा हार्ड लाइन ले रहे थे कश्मीर इशू पे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने एक्सपोजर वाला बंदा जिसने इतनी दुनिया देखी हुई है, और वो कितनी सादा बातें कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जिसको कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी, वो काम करते हैं। डीप डाउन आई एम श्योर ही नोज कि इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्या हर्ज है अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अगर आप थोड़ी सी लफाजी कर दें, आपको पेट्रियाटिक पाकिस्तानी समझा जाए, आपको मुहिब वतन और नेशनलिस्ट पाकिस्तानी समझा जाए, तो क्या नुकसान है। तो लफाजी है ना, थोड़ी सी तकरीर ही करनी है ना। तो बिल्कुल। उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो तो आपने नहीं भुगतने, आप तो माशाल्लाह एलीट से ताल्लुक रखते हैं।
तो गरीब लोग भुगतते रहें। तो ये हमारी एक अप्रोच है, बस लफाजी वाली। तो हमने कभी उस पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर नहीं करना, ये नहीं देखना कि ये इससे हमारे गरीब आवाम पे, जो टीमिंग मिलियंस जिनको कहते हैं, उन पे क्या असर होगा और अब तक क्या हासिल हुआ है। कश्मीर पॉलिसी ने अगर अब तक डिलीवर नहीं किया तो अब कैसे डिलीवर करेगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वो नहीं है हमारे यहाँ। सर हमारे यहाँ तो जैसे बलूचिस्तान में भी आपने कहा कि वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं, केपीके में भी प्रॉब्लम है, हमारे अपने कश्मीर साइड पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम सबको छोड़ के और हम हर बार जो है बॉर्डर क्रॉस करके और हम चाहते हैं कि हम वहां पे जो कश्मीर है भारत में उसके लिए कोई ना कोई आवाज उठाते रहे। भाई वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो वहां के अपने लोग मौजूद है ना, हमें क्यों हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है और हम अपने आप को नहीं देखते। सारी दुनिया तो भारत से बात करना चाह रही है, चाइना तक से अब उनकी बातचीत चल रही है। अगर चाइना की और भारत की बातचीत आगे बढ़ गई और चाहे कुछ सालों के लिए दोस्ती ज्यादा हो गई, उस सूरत में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? जी, आपने वो खबर देखी होगी कि चाइना और इंडिया जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, जो अभी हुआ था उनका, उससे उसी मुकाम पे जाने का फैसला किया है जो उस कॉन्फ्लिक्ट से पहले था। तो दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी। तो उसके बाद फिर हमें उनसे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि चाइना का और इंडिया का क्लैश बढ़ेगा और हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों हम इस तरह से नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। तो कश्मीर के इशू पे मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे एक ओपन डिबेट करें, टेलीविज़न चैनल्स को खोल दें, जिसको जेन्युइन डिबेट कहते हैं वो करने दें। तो फिर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं कश्मीर के ऊपर। अब वो नईम साहब जो हैं, जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब, उनकी आप लफाजी देख लें। पैलेस्टाइन पे भी उसी तरह की लफाजी है और कश्मीर पे भी उसी तरह की लफाजी है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, इनका साथ हमेशा रहेंगे और हम जिहाद करेंगे, जिहाद के जरिए ही मसले का हल निकलेगा। तो भाई अब तक क्यों नहीं निकला? लेकिन कोई बंदा नहीं पूछता उनसे सवाल। सर ये तो इसी तरह की बातें करते हैं, कभी इसराइल को उड़ाने जा रहे होते हैं तो कभी क्या कर रहे होते हैं। ये अजीब अजीब और गरीब किस्म की बातें और स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान से ही मिलती हैं। लेकिन सर पीका एक्ट जो है वो भी एक तरीके से लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मजीद कुछ और सख्तियां कर दी गई हैं। आपको लगता है कि क्या मीडिया को इस तरह से दबाकर सच्चाई को छुपाया जा सकेगा? जी, अब हम नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ जा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। तो अब देखें कहाँ ख़त्म होती है ये चीज़ जो है। फेक न्यूज़ के नाम पे हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो किसी ने फेसबुक पे लिखा था कि फेक न्यूज़ को अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर ये पाकिस्तान स्टडीज़ का जो मजमून है ना, इसके खिलाफ भी एक्शन लें, इसमें भी बड़ी फेक खबरें हैं। तो ये बस ऐसा ही है जी। लेकिन सर कैसे चलेगा ये? इसलिए कि लोग तो चुप नहीं होंगे। इन्होंने पहले भी कई बार इस तरह के कानून लाए, लेकिन लोग पहले से भी ज्यादा बात करने लगे। हर एक कोई मीडिया पे तो नहीं बैठा हुआ, ना ही सोशल मीडिया पर है लोग सब कुछ। लेकिन फिर भी 26 करोड़ लोग जो हैं उनमें से कम भी 20 करोड़ अब बोलने लगे हैं। कैसे ये रोकेंगे इनको? और क्यों अपने आप को क्यों ठीक ठीक नहीं कर लेते ये लोग? ये बस फेक न्यूज़ के नाम पे सारा कुछ कर रहे हैं। और आज एक खबर आई थी कि मुजफ्फरगढ़ में गलबन एक बंदे को पकड़ा है इन्होंने, और वो शायद अच्छा इमेज देने की कोशिश की है इस कानून के हवाले से कि जी वो ब्लेस्फेमी के हवाले से जो है ना बंदा, वो फेक खबरें फैला रहा था, कोई इल्ज़ामात लगा रहा था झूठे, तो उसको पकड़ा है। तो लेकिन ये तो वो होता है ना, थिन एज ऑफ द वेज। तो एक आध इस तरह का केस आपने पकड़ लिया और उसके बाद फिर जो है बाकी लोगों पे आप क्रैकडाउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो जैसे हिटलर के ज़माने का एक बड़ा मशहूर है ना मकूला, फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट्स एंड आई डिड नॉट स्पीक अप बिकॉज आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। Then they came for trade unionists and I did not speak up because I was not a trade unionist. तो इस तरह से then they came for Jews and I didn't speak up because I was not Jewish. Then they came for me and there was nobody left to speak up for me. तो ये बात है, एक एक करके सबको टारगेट करते हैं। तो अब देखें किस हद तक कामयाबी होती है। सिविल सोसाइटी ने अगर इस पर स्टैंड लिया तो मेरा ख्याल है कि फिर कुछ बचत हो जाएगी। तो वरना तो जो है आई थिंक दिस इज बैड सर वो न्यूज़। तो स्टैंड लेगी, सर वो तो स्टैंड लेगी। मुझे नहीं लगता कि स्टैंड, अभी तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, अभी तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया है। तो जी, इनको थोड़ा जर्नलिस्टों ने भी बैकफुट किया पे तो है, जाना पड़ेगा जी। जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, लॉयर्स भी कर रहे हैं, दैट इज अ गुड ओमन। तो अब देखें क्या नतीजा क्या निकलता है। और गवर्नमेंट भी आई थिंक इट इज ऑन द डिफेंसिव। अब इनके मिनिस्टर्स ये कहते हैं हाँ जी गलती हो गई, जल्दी में किया, हमें पहले से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, अब भी हम कंसल्टेशन के लिए तैयार हैं। भाई पहले क्यों नहीं किया?
क्या जल्दी थी? फिर जर्नलिस्टों ने जैसे अपील की थी प्रेसिडेंट जरदारी से कि भाई आप थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन वो नहीं ठहरे। तो बहरहाल देखें। सर वो तो आपको पता है उन्हें कहाँ से हुक्म आया होगा। लेकिन सर बांग्लादेश के साथ बहुत हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी दोस्तियां यारियां हो रही हैं, कहा जा रहा है वीजा सर्विसेज भी थोड़ी आसान कर दी गई है और डायरेक्ट फ्लाइट भी 54 ईयर्स के बाद चलनी शुरू हो गई है। क्या यहाँ पर हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमने अफगानिस्तान में की थी कि वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई और हम एकदम ही जाकर बहुत ही दोस्तियां यारियां दिखा रहे थे और आज देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या हाल है। क्या यही गलती क्या हम कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ भी? जी, हम बड़े इमोशनल लोग हैं, हम रैशनल तरीके से नहीं सोचते कि डायरेक्ट फ्लाइट से क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप। अच्छी बात है कि अगर लिंक्स हों, व्हाई नॉट विद एवरीबडी, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? क्या आप ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बांग्लादेश के साथ? क्या चीज़ें आप उनको भिजवाएंगे, उनसे क्या लेंगे? और स्ट्रेटेजिक मामलात में क्या आप बांग्लादेश से क्या करना चाहेंगे? तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। और फिर हमें मायूसी भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इस मायूसी से बचने का तरीका यही है कि हम जज्बाती ज़्यादा ना हों और ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि अब यह कहा जा रहा है जी कि वहाँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ की टेक्स्ट बुक्स में वहाँ के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनको बदल दिया गया है कि अब वो जो है शेख मुजीब जो है ना वो फाउंडिंग फादर नहीं है। तो भाई उससे क्या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इससे? हम्म। वो बस इस तरह की तसल्लियाँ हमें जो है ना खुश कर देती हैं और वो बड़ी आर्जी साबित होती हैं फिर। लेकिन सर उससे हमारा क्या फायदा है? वो तो उनके उन्होंने सोचा है ना कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन से फाउंडिंग फादर है। ये तो हम बदलते रहते हो। तो इमरान खान ने भी कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, लेकिन आर्मी चीफ तो हर तीसरे साल बदल जाता है, तो हर तीसरे साल ये बाप बदलते रहते हैं। मगर सर अगर हम इन्हीं की बात करें भारत की, तो भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करने की बात की जाती है, लेकिन अब वो लोग नाराज हैं। पहले हमने खुद ही बंद की थी, वो कहते हैं भाई बंद भी तो आप ही लोगों ने की थी। ये वो हमें ताना देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई तरीका है जिससे कि हम उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकेंगे, वो ट्रेड दोबारा से हम शुरू कर सकें? वो उनका एक ही मुतालबा है कि जी आप टेररिज्म बंद कीजिए। हम्म। ये आपके इल्म में होगा ना कि जनरल बाजवा के दौर में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन उसको नाकाम बना दिया इमरान खान ने और ख़ास तौर पे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने कहा था जी अगर बातें हमने मान ली तो हमें लोग वोट नहीं देंगे और हमें गद्दार कहेंगे। तो वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। बहरहाल वो हमने मौका ज़ाय कर दिया और इमरान खान जो कहा करते थे कि जी मैं अगर बरसर इक़्तिदार आया तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में कोई नफ़रत नहीं है इंडिया के लिए, कोई तासुब नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है। लेकिन अब फिर हमने देखा कि जितने ताल्लुकात उस दौर में ख़राब हुए उससे पहले शायद नहीं थे। तो कुछ ना कुछ फिर भी कोई कम्युनिकेशन थी, कुछ एम्बेसडर्स वहाँ पे थे एक दूसरे मुल्क में और ट्रेड भी हो रही थी कुछ ना कुछ। तो उन्होंने जो है इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि बतौर कॉमर्स मिनिस्टर जो है ट्रेड की इजाज़त दी और बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर दिया उस समरी को। तो इस तरह का जो है उनका थॉट प्रोसेस है, इस तरह की इमेच्योरिटी है उनमें। तो उससे क्या क्या तवक्को रखी जाए? लेकिन सर फिर भी मतलब पाकिस्तान को तो इस वक्त जरूरत है कि वो अपनी ट्रेड जो है दोबारा शुरू करे, कुछ लोग आए जो या इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि सर कर्जे के ऊपर कब तक मुल्क को चलाया जाएगा? कर्जे के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं आप चला सकते, लेकिन उसके साथ फिर आपने अभी तक कोई थिंकिंग भी नहीं की ना कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जियो इकोनॉमिक की तरफ आप कहते हैं जी हम जा रहे हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेते, सिर्फ लिप सर्विस है वो आप देते रहते हैं। तो जब तक हम कोई हार्ड थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, सोच के अंदाज में तब्दीली नहीं लाएंगे, तो ये चीज़ें तो इस तरह रहेंगी। और उसके लिए मेरा ख्याल है वही बात है कि पब्लिक ओपिनियन को तैयार करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी लोग बहुत जज्बाती हैं कश्मीर पे। भाई हाउ डू यू नो दिस? सर मैंने तो आप नहीं देखा किसी। जी डिबेट करवाएं, लोगों को हम्म। एजुकेट करें, उसके बाद देखें फिर पब्लिक सर्विस का एक पब्लिक ओपिनियन का एक सर्वे करवा दें, गैलप से करवा लें, किसी और से करवा लें हम्म। कि लोगों की असल फीलिंग है क्या कश्मीर के इशू के बारे में। तो वरना तो ये जमात इस्लामी वाले और इस तरह के जो हार्ड लाइनर्स हैं वही डोमिनेट करेंगे इस डिस्कोर्स को।
सर मैंने तो किसी को नहीं देखा कि वो कश्मीर के लिए बात कर रहा हो। लोग अपने दुनिया में लगे हुए हैं या अपनी मुसीबतों में लगे हुए हैं। किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो किसी की जॉब चली गई है, लोग अपनी परेशानियों में, किसी को कश्मीर का मेरा ख्याल है नाम भी याद नहीं यहाँ पर। लेकिन ये जिन लोगों की अपनी दुकानें चलती हैं शायद वही इस चीज को जिंदा रखे हुए या इस तरह की दुश्मनी या लड़ाई को, अदरवाइज आम पब्लिक को अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी ये अच्छे से जानते हैं। आपको लगता है सर? जी जी, वो सही है बात। मेरा भी ख्याल है कि अवाम इस हद तक जज्बाती नहीं है, और ख़ास तौर पे सिंध में, बलूचिस्तान में और केपीके में तो उस तरह की फीलिंग शायद नहीं है। पंजाब में कहा जाता था कि यहाँ पे है, लेकिन अब शायद वो भी काफ़ी हद तक बदल गई है। और मेन चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस कितनी है, अवेयरनेस क्या है कश्मीर के बारे में। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई, आप एक फॉरेनर आपके पास आता है और आप से पूछता है कि मसला कश्मीर क्या है, मुझे 5 मिनट में 7 मिनट में समझा दो। कितने पाकिस्तानी हैं जो उसको समझा सकते हैं? तो 1000 में से शायद एक हो जो 5 मिनट 6 मिनट गुफ्तगू कर ले। तो वरना तो किसी को पता ही नहीं है कश्मीर का इशू कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किन किन स्टेजेस से गुजरा। तो लफाजी है वो, कश्मीर पाकिस्तान की शार गया है। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो सर अब बांग्लादेश क्या कहते हैं ना, अपेंडिक्स था कि उसको निकाल दिया इन्होंने और शेर अग रखी हुई है, तो बहरहाल ऐसे ही कुछ लगता है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जी ज्वाइन किया। थैंक यू सो जी, मच सर। थैंक यू। थैंक यू।